मीना देवी के 5 बेटे थे, जिनकी शादी वह अपनी बचपन की दोस्त की 5 बेटियों से करवाती है, जो गांव में रहती थी। सरला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी 5 बेटियां अब मेरी बहुएं बन गईं। मुझे भी इस बात की खुशी है कि हमने सालों पहले किया अपना वादा पूरा किया और अपने बच्चों की शादी करवा दी। हाँ सरला, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। इतना कहकर मीना अपनी 5 बहुओं को अपने साथ लेकर शहर आ जाती है, जहाँ बड़े बड़े घर बिल्डिंग थी। शहर का शोर शराबा गांव की शांति से बहुत अलग था। 5 बहुएं अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश करती हैं। तभी पड़ोस की औरतें आपस में बात करते हुए कहती हैं, मैंने कितनी बार कहा था मीना बहन से कि अपने बड़े बेटे की शादी मेरी सोनिया से करवा दे, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, गांव से लेकर आई हैं 5 बहुएं। हाँ, अब क्या ही कहूँ। मैंने भी मीना जी से कहा था मेरी बहन की बेटी से अपने छोटे बेटे का रिश्ता करवा दे। बहुत पढ़ी लिखी और बहुत अमीर घर से है, लेकिन पता नहीं मीना बहन ने इन 5 गांव की गवार लड़कियों में क्या देखा और ब्याह कर ले आई। जो भी है, हमें क्या करना, हम तो बस दावत खाने आए हैं और खाकर चले जाएंगे। जी, आपने सही कहा बहन। मीना की 5 बहुएं बहुत ही अच्छा खाना बनाती थीं। सभी बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मीना बाजार से गुस्से में वापस आती है, जिसे देख उसकी बड़ी बहू उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? अरे बहू, क्या बताऊं, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी वालों के भी अब दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी खरीदने जाओ तो सोने का भाव याद आ जाता है। टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और प्याज, अरे प्याज ने तो हद ही कर दी। प्याज के रेट हैं 150 रुपए किलो। ऐसा कैसे चलेगा? माँ जी, शहर में तो सच में बहुत महंगाई है। आपको मालूम है, हमारे गांव में तो सभी अपने अपने घर के आंगन में ही खेती कर लेते हैं और हमें सब्जी बाहर से खरीद कर नहीं लानी पड़ती है। जी माँ जी, चांदनी सही कह रही है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा आंगन है, जहाँ हमने बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी बात सही है बहू, लेकिन ये शहर है, यहाँ खेती करने के लिए जगह नहीं है। जहाँ लोगों को अपनी गाड़ी बाइक खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलती, खेती के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? माँ जी, मैं जब कल छत पर ताज़ी हवा खाने गई थी ना, तो देखा था वहाँ बहुत सारी जगह है, इतनी कि 10 तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हाँ, जगह तो बहुत है, लेकिन उस जगह का क्या करना है बहू? माँ जी, अगर आप कहें तो क्यों ना हम अपने घर की छत पर ही सब्जियों की खेती क्यों नहीं कर लेते? हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे अगर तुम सबको लगता है कि छत पर खेती की जा सकती है तो ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। ठीक है माँ जी। मीना की 5 बहुएं मिलकर छत पर खेती करने के लिए बाहर से मिट्टी और खाद मंगाती हैं और कुछ बीज भी घर में जो सब्जियां रखी होती हैं उनमें से इस्तेमाल करती हैं और छत पर जो जगह खाली थी उस जगह पर सब्जियों की खेती करती हैं। अरे अरे मीना बहन, आजकल आपके घर में क्या चल रहा है? हमने सुना है आपकी 5 बहुएं छत पर खेती करती हैं। हाँ मीना बहन, मैंने तो खुद आपकी 5 बहुओं को छत पर सब्जी उगाते हुए देखा है। आप ना अपनी बहुओं को कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर आ जाओ। बेचारियों को गांव की गोबर मट्टी की याद आ रही है, शायद इसीलिए अपने घर की छत पर ही खेती करने लगी हैं। अरे नीलम बहन, वो तुमने सुना नहीं है, भिखारी के हाथ में अगर सोने का कटोरा दे दिया जाए तो उसमें भी वो भीख ही मांगेगा। ऐसे ही कुछ इनकी बहुओं के साथ है। शहर में तो आ गई, लेकिन गवारों वाली आदत नहीं गई। लगता है आजकल आप सभी को आपके घर में कोई काम नहीं है, तभी आप दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए ताका झांकी करने लगी हो। अरे हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे,
लगता है आप बुरा मान गई बहन जी। जी नहीं, मुझे तो मेरी पांचों बहुओं पर गर्व है। आखिर वो आपकी तरह चुगलियां करने से अच्छा है घर का काम और ससुराल का सम्मान जो करती हैं। मीना की कड़वी बातें सुन उसकी पड़ोसन वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद मीना की पांचों बहुओं की मेहनत रंग लाती है और उनकी उगाई हुई सब्जियां बहुत ही ताजी और अच्छी उगाती हैं। ये देखो दीदी, हमारी मेहनत का फल। अरे पगली, ये मेहनत का फल नहीं, मेहनत की सब्जी है। अरे वाह, आज तो तुम सब ने कमाल कर दिया। आखिरकार तुम सब ने छत पर सब्जियों की खेती कर ही ली। अब जल्दी से मुझे इन सब्जियों को बनाकर भी खिला दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कितनी स्वादिष्ट हैं। जी माँ जी, क्यों नहीं, हम सब अभी आपके लिए कुछ अच्छा बना देते हैं। मीना की पांचों बहुएं अपने छत पर उगाई हुई सब्जियों से तरह तरह की सब्जियां बनाती हैं, जिसका स्वाद मीना को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, मजा आ गया। ये खाना खाकर तो मुझे गांव की याद आ गई। जब हम गांव में रहते थे तो माँ ऐसी ही खेत की स्वादिष्ट ताजी सब्जी बनाती थी। माँ जी, अब तो आप इस खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब हर दिन आपको गांव की याद आने वाली है इस खाने को खाकर। हाँ बहू, तुम कह रही हो। सच में ये छत पर सब्जियों की खेती करने का आइडिया बहुत अच्छा था। पूरे शहर में अब मीना की पांचों बहुओं के चर्चे थे। सभी उनका मजाक बना रहे थे। समय के साथ महंगाई और बढ़ जाती है। एक दिन सभी मोहल्ले की औरतें आपस में खड़ी बात कर रही थीं। हे भगवान, महंगाई तो आसमान छू रही है। समझ नहीं आता सब्जी खरीद रहे हैं या सोना चांदी। हाँ नीलम बहन, आज सुबह ही सब्जी लेने गई थी। सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। तो कहने लगा मुफ्त में नहीं मिलेगा। 10 रुपए की 4 पत्ती धनिया और 20 रुपए में 50 ग्राम मिर्च दी। मजे तो मीना बहन के हैं। उनकी गांव से आई पांचों बहुओं ने अपने घर की छत पर ही सब्जियों की खेती की है। वो तो बच गई ना इस महंगाई से। हाँ, काश हमें भी सब्जियों की खेती करनी आती तो हम भी बाजार से महंगी सब्जी खरीदने से बच जाते। वैसे क्यों ना हम मीना बहन के पास जाकर उनकी बहुओं से सब्जियों की खेती करने के बारे में पूछे। फिर हम भी अपनी छत पर सब्जियां उगा लेंगे। हाँ, बात तो सही है। कम से कम हम इस महंगाई से तो बचेंगे और सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इतना कहकर सभी मीना के घर जाती हैं और माफी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए मीना बहन। हमने आपकी बहुओं के बारे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप कहा। हाँ मीना बहन, हमें अपनी गलती का एहसास है। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है, और मिलती भी है तो वो बासी सब्जियां होती हैं। हम भी अब तुम्हारी बहुओं की तरह ताजी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, वो भी छत पर। लेकिन तुम तो कुछ दिन पहले इनका मजाक बना रही थी ना। हाँ, हमें पता है कि हम गलत थे, इसीलिए हम आपसे और आपकी बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कृपा करके हमें भी सब्जियों की खेती करना सिखा दो ना। माँ जी, अभी माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दीजिए, और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आंटी जी, जो जो हम कह रहे हैं आप वो सब सामान मंगवा लीजिए। फिर हम आपको बता देंगे कि आप अपनी छत पर सब्जियों की खेती कैसे कर सकती हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तुम सभी को न जाने क्या क्या कहा और तुम सब कुछ भुलाकर हमारी मदद करना चाहती हो। आंटी जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही संसार का नियम है। मीना की पांचों बहुएं उन सभी को छत पर सब्जियों की खेती करना सिखाती हैं। रिया और सांची दोनों बचपन की सहेलियां थीं। वो स्कूल से कॉलेज तक हमेशा साथ रहीं। अब वो दिन आ चुका था जब उन दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाना था। सांची की शादी होने लगी। बारात दरवाजे पर आने वाली थी और सांची का चिंता के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था।
आखिर बात क्या है सांची? तू इतनी परेशान क्यों है? एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ रिया। निमेश को मैं बहुत चाहती हूँ, वह भी मुझे चाहता है, लेकिन डर के मारे किसी से कह नहीं पाई। मुझे अभी अभी उसकी चिट्ठी मिली है कि अगर मैं शादी से पहले उससे नहीं मिली तो वह अपनी जान दे देगा। वह भी मुझे बहुत प्यार करता है रिया, मुझे किसी भी हालत में उसके पास जाना होगा। कैसी बात कर रही है सांची? बारात आने वाली है। अगर ऐसे समय में तू यहाँ से चली गई तो तुम्हारे परिवार की इज्जत का फलूदा बन जाएगा। तू सब संभाल सकती है रिया। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम दुल्हन बनकर बैठ जाओ। बस कुछ ही देर की बात है, तुम संभाल लो रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिया को सांची की बात माननी पड़ी और वह दुल्हन बनकर घूंघट निकालकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बारात आ गई। दूल्हा मंडप में बैठ गया। विवाह का शुभ मुहूर्त था, लेकिन सांची अभी तक नहीं आई। रिया ने सोचा, हे भगवान, सांची को जल्दी से भेज दो, वरना आंटी अंकल की इज्जत खराब हो जाएगी और साथ में मेरी जिंदगी भी। कहाँ रह गई सांची? अब तो आजा। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से कन्या को लेकर आइए। कुछ लड़कियां अंदर गईं और रिया को सांची समझकर मंडप में ले आईं। रिया सोचने लगी, मैं अब क्या करूं? मंडप में गई तो आज मेरी शादी दीपक के साथ हो जाएगी। वह तो मुझे पहले ही काला कलूटा लगता है। सांची तो सांवली है, इसलिए दीपक के साथ वही अच्छी लगेगी। भगवान जी मुझे बचा लो, कहीं ये काला कोयला मेरा पति ना बन जाए। एक काम करती हूँ, हाँ, आंटी अंकल को सब कुछ सच बता देती हूँ। हाँ, अरे नहीं, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो ये लोग सांची को तो मार ही डालेंगे। रिया बहुत मुसीबत में थी। बहुत देर हो गई पर सांची नहीं आई। पंडित जी ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रिया की आंखों में आंसू थे। वह अपनी सहेली के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही थी। कुछ ही देर में फेरे हो चुके थे। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए और उसकी मांग भर दे। दीपक ने उसे मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन जैसे ही उसने मांग भरने के लिए रिया का घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर सब चौंक गए। एक औरत बोली, अरे ये तो रिया है, सांची नहीं है। सांची कहाँ गई? सांची कहाँ गई? तो दूसरी बोली, ये क्या हुआ? दीपक से रिया की शादी हो गई। इससे पहले कि रिया सबके सवालों के जवाब देती, सांची आ गई। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। रिया और दीपक की शादी हो चुकी थी। अब रिया दीपक की पत्नी थी। सांची को सबसे बहुत भला बुरा सुनना पड़ा। अब रस्म के अनुसार रिया के माता पिता को समझा बुझाकर रिया की विदाई कर दी गई। दीपक ने पूछा, रिया, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मैं और खुश? इतने काले गलूटे पति के साथ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं क्या, कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। काश सांची ने मुझे इस मुसीबत में न फंसाया होता। तभी दीपक की माँ सुरेखा आ गई और बोली, बहू, मेरे दीपक के भाग्य में तुम लिखी थी, सांची नहीं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। अब जो भी है ये ही तुम्हारा भाग्य है, इसे स्वीकार करो। हे भगवान, ये तो इसकी माँ भी काली है। जब इंजन ही काला है तो डिब्बों के बारे में क्या ही कहूँ। मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य काली रेल में बैठकर सफर करेगा। दीपक की छोटी बहन मधु दौड़ती हुई आई और रिया को चॉकलेट देती हुई बोली, भाभी ये लो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। अरे दीपक, ये तो तुम्हारी बहन भी काली है। इसका मतलब इस घर में सभी काले हैं। इतना कहते ही बिजली चली गई। रिया जैसे ही इधर उधर चली, वह सुरेखा से जा टकराई। अरे ये क्या हुआ? मेरा सिर फोड़ दिया। मैं क्या करूं माताजी, जहाँ इतने काले लोग रहते हो वहाँ मुठभेड़ का पूरा खतरा रहता है। अब जल्दी उजाला करो, वरना कहीं किसी से टकराकर मेरा सिर न फूट जाए। बहुत हुआ रिया, अब बार बार काला काला कहकर तुम हमें इस तरह जलील नहीं कर सकती। मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करके नहीं लाया, बल्कि तुमने ही मुझसे धोखे से शादी की है। रिया जानती थी कि ये सब उसकी गलती से ही हुआ है और इसका दोष दीपक या उसके परिवार को देना गलत है।
इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन वह सुबह उठी और रसोई में गई तो देखा सुरेखा चाय नाश्ता बना चुकी थी। सुरेखा ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? चलो अब चाय पी लो। रिया ने चाय देखी तो नाक मुंह सिकोड़कर बोली, उफ, यहाँ चाय भी काली। अब तो लगता है मुझे यहाँ हर चीज काली ही मिलेगी। चाय काली, बिस्किट काले और ये चुकंदर के पराठे। सारी जिंदगी में अंधेरा कायम हो गया। कुछ कहा क्या बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस ये ही कह रही थी कि मैं चाय नहीं पीती। तो क्या हुआ, हमारे घर में क्या दूध की कमी है? ये लो दूध, और अब रोज दूध ही पीना। हाँ। रिया का दिन गुजारना मुश्किल हो गया। वह जल्दी से जल्दी इन काले लोगों से निकलकर अपने घर जाना चाहती थी। ये सब सोचते सोचते रात हो गई। दीपक ने पूछा, रिया, अब कब तक ऐसे रहोगी? क्या हम अपना जीवन नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? जिंदगी की शुरुआत और तुम्हारे साथ कभी नहीं। हाँ। ये कहकर रिया करवट लेकर सो गई। रात के 2 बज चुके थे। रिया ने सपना देखा। दीपक और रिया दोनों एक हो चुके हैं। उसके बाद रिया ने कई बच्चों को जन्म दिया। वो सारे बच्चे काले रंग के पैदा हुए। उन बच्चों को देखकर रिया की चीख निकल गई। दीपक ने घबरा कर पूछा, रिया, क्या हुआ? क्या हुआ रिया? नहीं नहीं, मेरे बच्चे काले नहीं हो सकते। मैं काले बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती। बच्चे? कैसे बच्चे? किसके बच्चे? रिया नींद से जागी और रोने लगी। शायद उसे काले पति और उसके परिवार वालों को देखकर गहरा सदमा लगा और वह बीमार पड़ गई। 15 दिन गुजर गए। रिया को तेज बुखार ने बिस्तर से नहीं उठने दिया। दवाइयों का असर भी नहीं हुआ। सुरेखा रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। मधु भी उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती रहती और दीपक, उसने तो चिंता के मारे खाना पीना और सोना सब छोड़ दिया। रिया, मैंने मन्नत मांगी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अन्न पानी कुछ नहीं लूंगा। हाँ बेटा, मैं भी नंगे पांव जाकर काली माँ के दर्शन करके तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आऊंगी। रिया जिन लोगों से इतनी नफरत करती थी, आज उनके मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह मन ही मन खुद को कोसती रही। रिया ने बहुत कहा, लेकिन दीपक ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। सुरेखा नंगे पांव जाकर काली माँ के मंदिर से प्रसाद लेकर आई और रिया को खिलाया। रिया की हरकतों से शायद भगवान ही नाराज थे, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद वह एकदम से अच्छी होती चली गई। अपनी सास के पैर में छाले देखकर रिया बहुत दुखी हुई और बोली, मैं बहुत गलत थी माँ जी। मैंने बस काला रंग देखा, मगर मैं आप लोगों के दिल की खूबसूरती नहीं पहचान पाई। दीपक, 2 दिन भूखे रहने से तुम्हारा चेहरा कितना मुरझा गया है। मैं तो तुमसे नफरत करती थी और तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। कितनी बेवकूफ थी मैं जो तुम लोगों के प्यार को नहीं पहचान पाई। अच्छा हुआ जो सांची तुम्हारी जिंदगी से चली गई और मैं आ गई, वरना इतना प्यार करने वाला परिवार मुझे कैसे मिलता। आज मैं बहुत खुश हूं रिया कि तुमने हमें समझा, लेकिन तुम्हारे लिए दुख है कि तुम्हें काला पति और काला परिवार मिला। तुम चिंता मत करो दीपक, अब मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज करूंगी कि तुम सब लोग भी मेरी तरह गोरे हो जाओगे। ये सुनकर सब हंस पड़े। अब गोरी बहू अपने काले ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी।